हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएड के जो लेसन प्लान होते हैं वो हम आपके लेकर आए। और आज का हमारा लेसन प्लान जो है वो है हिंदी का पद पाठ योजना। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की पद पाठ योजना को जानना। ये है हमारा पद पाठ योजना। इसे बनाना कैसे, सबसे पहले आपको स्कूल का नाम लिखना है। जिस स्कूल में आप पढ़ाने वाले एज ए टीचर है ना, वहाँ जिस भी स्कूल में आप जाके पढ़ाएंगे वहाँ पे आप उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना होता है। फिर होती है आपकी क्लास, जैसे कि मेरा जो प्लान है वो 10वीं क्लास का है और ये एनसीईआरटी की बुक का, तो मैंने 10वीं क्लास लिखी। आपका जिस क्लास का है आप वो लिखेंगी। फिर है आपका विषय यानी सब्जेक्ट। मेरा अगर हिंदी का है तो मैंने हिंदी लिखा। और मेरी जो किताब है वो है पुस्तक ये क्षितिज भाग 2। तो आपकी जो भी पुस्तक है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। और फिर मेरा प्रकरण है कन्यादान, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे आपको अपना लिखना है। फिर यहाँ लिखनी डेट, यानी कि जिस दिन आप अपना लेसन प्लान पढ़ाने वाले वो वाले आपको डेट यहाँ मेंशन करनी है। वर्ग मेंशन करना है कि जिस भी क्लास में पढ़ा रहे हो उसका सेक्शन कौन सा है, अ बा ए बी सी डी, जो सेक्शन है आप ए बी सी डी जो भी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। फिर है कालांश, यानी आपका पीरियड कि आप किस पीरियड में पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पे 4th 5th 6th 7th 1st 2nd जो भी पीरियड है। और इसकी होती है अवधि जो कि है 40 मिनट। जो लेसन प्लान होते हैं वो 40 मिनट के ही होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसके सामान्य उद्देश्य यानी हम जो लेसन पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ाने के पीछे हमारे जनरल उद्देश्य क्या है, जनरल एम क्या है, क्यों पढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो पहला उद्देश्य है वो ये है कि छात्रों में कविता के भावों, कल्पनाओं तथा अर्थ को समझने की योग्यता उत्पन्न करना। यानी कि जो कविता हम पढ़ाने वाले बच्चे उसको पढ़ के उस कविता का जो भाव है, उसका जो सार है, उसका जो अर्थ है उसको समझ सकें। और फिर दूसरा हो जाएगा हमारा छात्रों में लय, ताल, भाव के अनुसार पद्य या गद्य का पाठ कराने की योग्यता क्षमता उत्पन्न करना। जो भी हम पढ़ रहे हैं ऐसे नहीं कि बस बेधड़ बिना कहीं रुके, कहीं भी ये नहीं सोचा कब शुरू से लेकर लास्ट तक बिना पढ़ दिए बिना रुके हमें कहाँ रुकना है, कहाँ हमारा स्वर ऊंचा होना चाहिए, कहाँ हल्का कम होना चाहिए, कहाँ हमें जोर देकर पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना। तो हमारा जो पढ़ने का सही तरीका है वो भी हमें यहाँ सीखना है। हमारा तीसरा उद्देश्य है विविध काव्य शैलियों से छात्रों को परिचित कराना। अलग अलग जो काव्य शैलियां होती हैं उनसे बच्चों को बताना कि काव्य शैली कैसी कैसी होती है, उनके बारे में बच्चों को समझाना। छात्रों में काव्य भाषा एवं भाव सौंदर्य की क्षमता उत्पन्न करना। जो काव्य आप पढ़ने वाले जो कविता आप पढ़ उसका भाव क्या, उसका जो भाव उसका सौंदर्य क्या है, उसकी जो लिखने के जो कारण क्या है, उसको जिस भाषा में लिखा गया वो क्या कौन सी भाषा है ना। तो ये सारी बातें छात्रों को बताना हमारा एम होता है। इसके बाद हमारा पांचवा उद्देश्य है छात्रों में साहित्य का सृजन करने की क्षमता को विकसित करना। यानी जो हमारा साहित्य है बच्चे उसको जाने समझे, क्योंकि अगर आज बच्चे समझते नहीं तो कल तो उन्हें कोई पूछेगा नहीं। तो हमारा साहित्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। और जो आज हम लिख देते हैं वो वही कल आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा साहित्य भी बन जाता है। तो ये बातें बच्चों को समझाना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य यानी जो हम कविता पढ़ने वाले हैं उस कविता को पढ़ने के पीछे हमारा खास उद्देश्य क्या है। तो हमारा जो उद्देश्य पहला वो ये है कि छात्रों को माँ बेटी के संबंध में प्रेम की जानकारी देना। यानी कि एक बेटी और एक माँ के बीच जो प्रेम संबंध होता है वो कैसा होता है उसकी जानकारी छात्रों को देना। और दूसरा एम हो जाएगा हमारा छात्रों को माँ द्वारा अपनी बेटी को दी जा रही स्त्री के परंपरागत आदर्श की सीख की जानकारी देना। यानी कि माँ जो अपनी बेटी को कैसे कहती है कि हमें जीवन में जो हमारे एक स्त्री होने के नाते जो हमारे फर्ज है, जो हमारे कर्तव्य है, उनको हमें कैसे निभाना चाहिए। यहाँ पे एक जो माँ है वो अपनी बेटी को सिखा रही है। फिर हमारी सहायक सामग्री, यानी सहायक सामग्री का अर्थ होता है कि ऐसा मॉडल ऐसा चार्ट जिसको देखकर जो हम पढ़ने वाले हैं जो हम जानने वाले हैं वो हमारे लिए समझना और जानना बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो जाए, वो होती है सहायक सामग्री, जो कि है माँ बेटी का एक पोस्टर। यानी कि पोस्टर यहाँ पे ये पोस्टर हमें क्लास में दिखाना होता है ताकि बच्चे समझ सके कि मान लीजिए अगर किसी बच्चे ने ध्यान से नहीं सुना या ध्यान नहीं दिया, वह समझ नहीं पाया, तो उस चार्ट को उस मॉडल को देख के वो समझ जाए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। इसके बाद होती है हमारी आवश्यक सामग्री, जो कि है चौक, डस्टर और लपेट श्यामपट्ट। लपेट श्यामपट्ट होता है रोलिंग बोर्ड, ऐसा बोर्ड जिसको हम रोल करके अपने साथ कहीं भी लेके आना जाना कर सकते हैं ना। हमें मान लीजिए क्योंकि क्लास में 40 मिनट है, हमें पूरा लेसन प्लान पढ़ाना है, बच्चों को समझाना है, क्लास को होमवर्क करवाना है। तो हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, जो होमवर्क वगैरह या फिर कोई चार्ट है वो हम अपने घर से बना के लाते हैं और झट से बच्चों को खोलकर दिखा देते हैं। इससे क्या होता है, हमारे समय की बचत भी हो जाती है और हमारे पास अपने पाठ को पढ़ाने के लिए पर्याप्त में हमें मिल जाता है। इसके बाद है पूर्व ज्ञान, यानी कि छात्र सामान्यतः एक माता और उसकी पुत्री के आपसी संबंध की जानकारी रखते हैं। यानी कि माँ बेटी के बीच कैसा संबंध होता है बच्चों को नॉर्मली ये बिल्कुल पता होता है।
इसके बाद आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न और संभावित उत्तर। संभावित उत्तर यानी कि हम संभावना यहाँ पे कि बच्चे ये उत्तर देंगे। कोई जरूरी नहीं कि बच्चे एकदम सेम एग्जैक्ट उत्तर यही दे, हम संभावना करते हैं कि हमारे प्रश्न के हिसाब से यही उत्तर होना चाहिए या फिर यही उत्तर होगा। तो मेरा यहाँ पे जो पहला प्रस्तावना प्रश्न है वो ये है कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। अब आप सोचिए कि हम लोग कैसा होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि हमारा स्वभाव दया भाव वाला होना चाहिए। हमारे स्वभाव के अंदर दूसरों के प्रति, गरीबों के प्रति, सभी के प्रति दया भाव होनी ही चाहिए। हमें दया कैसे लोगों के प्रति रखनी चाहिए ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हमें अगर किसी पर दया करते हैं तो कैसे भी करें। ऐसे किसी अमीर व्यक्ति पे या फिर जो आराम से खा रहा है फिर उस पर दया करनी चाहिए नहीं, या फिर हमें किसी गरीब और असहाय लोगों के प्रति अपनी दया रखनी चाहिए, ताकि जो जिस व्यक्ति की जरूरत, जिसकी नीड है, उसकी जरूरत पूरी हो सके। हमें ऐसे ही व्यक्तियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। गरीब और असहाय लोगों की हम किस प्रकार मदद कर सकते हैं। अब कोई गरीब व्यक्ति, कोई असहाय व्यक्ति, उसको हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो गरीब और असहाय लोगों की हम दान देकर मदद कर सकते हैं। हम क्या, उनकी हम हेल्प कर सकते हैं ना। तो कैसे करेंगे, जब उनकी जरूरत की चीजें हम उनको दे दें, उनको दान कर दें, तभी तो उनकी हेल्प होगी। अब यहाँ अगला प्रश्न है, कौन से दान से मानव जीवन को बचाया जा सकता है। जो मानव जीवन है उसको हम किस दान से बचा सकते हैं, रक्तदान से। कि अगर हम रक्तदान करते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो रक्त की कमी के कारण असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अगर हम समय के हिसाब से समय से पर रक्तदान करते हैं, ब्लड बैंक में जाके ब्लड देते रहें, तो ये एक बहुत बड़ा दान होता है जो हम मानव सेवा के लिए कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, रक्तदान के अलावा ऐसा कौन सा दान है जिसका महत्व गंगा स्नान के बराबर माना जाता है। अब रक्तदान, हमने ब्लड दे दिया, हमने डोनेट कर दिया, तो एक ऐसा कौन सा हिंदुओं माना जाता है कि ऐसा कौन सा दान है जिसको करने के बाद जो गंगा में नहाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो गंगा के समान माना जाता है। तो गंगा स्नान के बराबर कन्यादान का महत्व माना जाता है। माना जाता है कि अगर आपने कन्यादान किया है तो ये गंगा स्नान के बराबर होता है। हमारा जो टॉपिक था वो भी कन्यादान ही है। अब हमारा है उद्देश्य कथन। आज हम सब कन्यादान नामक पाठ का रसास्वादन करेंगे। हमारा टॉपिक भी कन्यादान, तो और आज हम पढ़ने वाले हैं उसका जो शीर्षक है वो ही कन्यादान, जिसको हम पढ़कर उसके भाव को जानने समझने का प्रयास करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, प्रथम अनविति और यह है द्वितीय अनविति। प्रथम अनविति में है कितना, क्या होता है कि जो कविता है, जो पद है, हम उसको पूरा नहीं लिख सकते, तो हम क्या करते हैं, जो पैराग्राफ है छोटा सा, उसका पहला शब्द और फिर डैश डैश लगा के उसका जो अंतिम पद होते हैं, शब्द होते हैं, वो लिख देते हैं। वही हमने यहाँ दूसरे में भी किया है, माने फिर डैश 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 और मत देना। इससे क्या होता है, पूरा पैराग्राफ बच्चों के सामने, तो किताब है बच्चों से देख सकते हैं, लेकिन हमें अगर हम पूरा पढ़े या पूरा लिखे तो उसमें समय बर्बाद होता है। बच्चों का पुस्तक है तो हम अपने समय को बचाने के लिए इस प्रकार करते हैं कि जो हम पढ़ाने वाले, जो कविता पढ़ाने वाले, उसका पहला शब्द और अंतिम शब्द उसके लिख देते हैं। फिर हम जो शिक्षण विधि आज यूज करने वाले हैं वो हो जाएगी व्याख्यान विधि, क्योंकि हम व्याख्या करेंगे। प्रदर्शन हमने चार्ट मॉडल दिखाया, कथन विधि और फिर प्रश्नोत्तर विधि, यानी प्रश्नों के माध्यम से हम अपने टॉपिक को बच्चों को बहुत ही आसान और सरल तरीके से उन्हें समझाएंगे। अब यहाँ पर आती है हमारी प्रथम अनविति, क्योंकि जो हम पढ़ाने वाले वो हम दो अनवितियों पढ़ाने होते हैं। हमारी प्रथम अनविति, जिसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, पहला शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया और शामपट कार्य, ये हमें लिखने होते हैं। तो पहला है हमारा आदर्श वाचन, जिसके अंदर आएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के अंदर आता है श्रवण क्षमता का विकास। हम बच्चों से ये अपेक्षा करते हैं कि हम जो उन्हें बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, बच्चे उसे ध्यान से सुनेंगे, और जब वो ध्यान से सुनते हैं तो उनकी जो सुनने की पावर है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। फिर छात्राध्यापिका क्रिया यानी टीचर्स एक्टिविटी, ये टीचर्स एक्टिविटी है। छात्राध्यापिका द्वारा उचित आरोह अवरोह के साथ उचित लय, गति एवं भावानुसार के साथ कविता का वाचन किया जाएगा। जो टीचर है, जो वो क्या करें, जो भी कविता आपको पढ़ाने वाली है उसको बिल्कुल उचित आरोह, यानी कि उसको किस शब्द पे हमें ज्यादा जोर देना है, किस शब्द को हमें तेज बोलना है, और हमें इस तरह से बोलना है कि जो कविता के भाव हैं वो सुनने वाले को अपने आप ही पता चल सके कि हम इस कविता के माध्यम से क्या बता रहे हैं। तो ऐसे कविता को पढ़ना है, किसको, टीचर को पढ़ना है। फिर छात्र एक्टिविटी में क्या आएगा, जब टीचर पढ़ रही है तो बच्चे क्या करेंगे, उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और यहाँ पे जिसका टॉपिक है कन्यादान वो हम ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं। इसके बाद आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण यानी अनुकरण का मतलब होता है जो हमारे सामने किया जाए उसी को दोबारा से देखकर करना। सस्वर वाचन की क्षमता का विकास, जब टीचर ने मुंह से बोल बोल कर, है ना, आपके सामने बोला, तो हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे भी इसको जो है बोलेंगे, और जब बच्चे बोलते हैं तो उनके जो बोलने की पावर, जो बोलने की क्षमता है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। यहाँ पर वो लिखा है कि सस्वर यानी बोलकर
पढ़ना। छात्राध्यापिका द्वारा 2 या 2 से अधिक छात्रों से पदखंड का वाचन कराया जाएगा। ये एक बार टीचर ने पढ़ा, फिर 2-3 बच्चे पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, जो हम जो कंटेंट जो कविता हम पढ़ रहे हैं, बच्चों को 2 बार 3 बार सुनने से अच्छे से याद हो जाती है। उन्हें स्पेशल अलग से पढ़ना नहीं पड़ता, उन्हें सुन के याद हो जाएगी, क्योंकि इतने अच्छे से टीचर ने पढ़ा। फिर 2 बार 3 बार बच्चे पढ़ते हैं तो हमें याद हो जाती है। जब हम किसी भी चीज को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सुनते हैं, देखते, तो हमें अपने आप ही याद हो जाती है। 2 या 3 छात्र पदखंड का वाचन करेंगे। यहाँ टीचर ने पाठ करवाया, यहाँ बच्चों ने किया। इसके बाद है ये शब्दार्थ, यानी शब्दों के अर्थ। इसका फायदा क्या होता है, शब्दकोश में वृद्धि। जो बच्चे होते हैं, जो भी डिफिकल्ट वर्ड होते हैं, उनके अर्थ को जान पाते, तो उनका जो दिमाग में उनकी जो डिक्शनरी थे वो बढ़ जाती है। शब्दकोश, उनका अर्थ पता चल जाता है मुश्किल वर्डों का, शब्द का। छात्राध्यापिका द्वारा पदखंड में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे। अब टीचर ने क्या कि जो पढ़ा रहे उसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे, मुश्किल वर्ड थे, उन सारे शब्दों के अर्थ को बताए। इससे क्या होगा, जब बच्चों को डिफिकल्ट वर्ड के अर्थ पता चल जाते हैं और टीचर जब दोबारा पढ़ाती है तो बच्चों को उन अर्थ का पता चलने के बाद जो भाव अपने आप ही बिल्कुल बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। अब जब टीचर ने डिफिकल्ट वर्ड के अर्थ बता दिए, बच्चे क्या करेंगे, उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, यानी नोटबुक में नोट करेंगे। फिर है द्वितीय आदर्श वाचन। श्रवण एवं भाव ग्रहण क्षमता का विकास, यानी बच्चों ने सुना और सुनने के बाद जो उस कविता का अर्थ था उसको अब समझने का प्रयास किया। छात्राध्यापिका द्वारा उचित आरोह अवरोह के साथ उचित लय एवं गति के साथ एक बार पुनः पदखंड का वाचन किया जाएगा। एक बार टीचर ने पढ़ा, फिर 2-3 बार बच्चों ने पढ़ा, डिफिकल्ट वर्ड लिखा है। अब बच्चों को देखिए कितना इजी हो गया, टीचर ने पढ़ दिया, बच्चों ने पढ़ा, फिर डिफिकल्ट वर्ड, जितने मुश्किल शब्द थे उसके अर्थ बच्चों को पता चल गए। और इतना होने पर जब टीचर दोबारा से उस कविता को पढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, बच्चों के लिए उसको समझना जाना बहुत ही ज्यादा सरल हो जाएगा। बच्चे बिना किसी परेशानी के उसको अपने आप ही सुनकर समझ पाएंगे कि इस कविता का भाव क्या है। फिर सभी छात्र पदखंड का भाव ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे कि जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है उसका जो भाव है, उसका जो अर्थ है, वो उसे बहुत ही आसानी से समझ सके। इसके बाद है भाव स्पष्टीकरण, है ना। भाव स्पष्टीकरण से पहले डिफिकल्ट वर्ड देखिए, जो हमने अभी जो ऐसे शब्दार्थ जो मैंने आपको बताया कि जो डिफिकल्ट शब्दार्थ है, ये जो शब्दार्थ है यहाँ हमें ब्लैक बोर्ड पर लिखने होते हैं। यहाँ शब्द लिखना है, यहाँ अर्थ लिखना है, फिर शब्द, फिर अर्थ, शब्द अर्थ, शब्द अर्थ लिखने होते हैं, शब्द लिखने होते हैं। तो ये सारे शब्द मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जिससे कि हमारा शब्दार्थ है शब्द और ये अर्थ। तो हमारा पहला शब्द दुख, यानी मन की पीड़ा, जो हमारे मन में तकलीफ होती है वो होता है दुख। लड़की यानी बेटी, अंतिम यानी आखिरी, पूंजी यानी संपत्ति, सयानी मतलब वयस्क, सरल मतलब आसान, और भोली मतलब सीधी सादी। ये इसके डिफिकल्ट वर्ड हैं जो आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखने होते हैं ना। जब आप ये कठिन शब्दों के अर्थ बताते हैं तो आपको यहाँ पे सारे के सारे शब्द, जो भी आपने अभी कविता का पाठ जो कविता का वाचन किया, उसके यहाँ पे आपको शब्द लिखने होते हैं। इसके बाद आता है हमारा भाव स्पष्टीकरण, यानी हमने पहले कविता को पढ़ा, फिर बच्चों ने पढ़ा, फिर उनको डिफिकल्ट वर्ड लिखा, फिर से टीचर ने पढ़ा। अब 4 बार 5 बार जब बच्चे एक ही कविता को बार बार पढ़ के उसको समझ चुके हैं, तो बच्चों ने उसे क्या समझा, है ना, उस बच्चों ने समझ लिया। अब उसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने कविता पढ़ी है उसका भाव हम यहाँ पर लिख देते हैं। कवि ऋतुराज द्वारा रचित कविता कन्यादान में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलमे के बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। ये कहा है कि इसका भाव हमें क्या करना है, जो कविता का भाव हमें कम से कम शब्द 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन के अंदर बताना होता है। हमें ये बताया कि जो एक माँ होती है वो अपनी बेटी को सीख देती है कि भाई एक स्त्री होने के नाते एक स्त्री के क्या कर्तव्य है ना, विवाह से पहले या विवाह के बाद उसके जो कर्तव्य उनकी सीख देती है। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है कि कोई भी व्यवस्था जो एक बार अगर किसी ने कह दिया कि नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, सुबह ने शाम होना चाहिए, तो लोग उस बात को मान लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो हमने हाँ या ना में जो हमने बातें अपनी रख दी कि स्त्रियों को स्कूल नहीं जाना है, स्त्री को पढ़ने नहीं देना है, फिर उसको पढ़ने देना चाहिए, तो ये जो बातें एक बार लोग, जो बुजुर्ग लोग होता है, अगर एक बार रख देते तो हमारा जो समाज क्या करता है, उन्हीं दकियन उसी बातों को मानता चला जाता है। और ये हकीकत में वास्तविकता में क्या होता है कि लड़कियों के लिए कि बहुत ही मुश्किल वाला बंधन हो जाता है, उस बंधन को तोड़ के निकलना। और वो लड़कियां के अपने में एक मजाक का पात्र, उपहास का पात्र बनकर रह जाते हैं कि भाई हम बेशक जी रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में देखिए क्या हम बिल्कुल आजाद होकर जी रहे, नहीं जी रहे।
तो ये उसका भाव है। इसके बाद है भाव परीक्षा प्रश्न, यानी कि हमने जो पढ़ाया कंटेंट, वो कंटेंट उस कितना क्लियर हुआ ये बच्चों को जानने समझने के लिए हमसे कुछ प्रश्न करते हैं। फिर यहाँ बच्चे क्या करेंगे, भाव समझने की क्षमता का विकास। ये हम बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चे, हमने जो बच्चों को समझाया, बच्चे उसको समझ गए और समझ गए यानी कि उनकी जो क्षमता है समझने की, वो उसका विकास हो रहा है। तो हमारा पहला प्रश्न है, इस कविता के कवि कौन है? वो है ऋतुराज। हमें यहाँ बच्चों ने जवाब दिया है ऋतुराज कवि, और हमें क्या करना है, इसी को यहाँ ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक क्या है? बच्चों ने बताया कन्यादान, हमने कन्यादान यहाँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख दिया। इस कविता में क्या बताया गया है? माँ द्वारा बेटी को सीख दी जा रही है, ये बताया गया है। माँ द्वारा बेटी को सीख दी जा रही है, ये इसके अंदर बताया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछे टीचर ने, यहाँ बच्चों ने आंसर दिया, फिर बच्चों के ही आंसर को टीचर ने सही होता है, जब सही आंसर थे सारे यहाँ ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिया। इससे हमें पता चल कि हमने जो कंटेंट, जो कविता बच्चों को पढ़ाई, बच्चे उसे बहुत ही अच्छे से और आसानी से उसको समझ गए हैं। इसके बाद हमारी द्वितीय अनद्वितीय। अब इन अनद्वितीय को भी हमें दो भाग में स्पष्ट करना होता है, जिसको हमें पहले अनद्वितीय मिली है, जिसे माँ ने और डैश करके उसको अंतिम शब्द है मत देना। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य। ये दोनों ही अनद्वितीय बिल्कुल सेम होता है। पहला जैसे कि आदर्श वाचन, जो मैंने आपको पहले बताया था कि श्रवण क्षमता का विकास, बच्चों की सुनने की क्षमता को, पावर को बढ़ाना, और छात्राध्यापिका द्वारा उचित आरोह अवरोह, लय, उचित गति के साथ कविता भावानुसार कविता को वाचन किया जाएगा। यानी जो टीचर है, वो जो कविता का जो दूसरा हिस्सा है, उसको बड़े ही ध्यान से, बिल्कुल हमें कितना उसको आगे बढ़ाना है, कितना रोकना है, कहाँ रोकना है, उसको ऐसे पढ़ना है कि उसको जो भाव है वो अपने आप के सामने निकल कर आ जाए। टीचर को ऐसे कविता को पढ़ना होता है। फिर सभी छात्र क्या करते हैं, जब टीचर पढ़ती है तो उसको ध्यान से सुनते हैं, और हमने क्या किया, जो उसका शीर्षक था उसको ब्लैक बोर्ड के ऊपर यहाँ पर लिख दिया। फिर बिल्कुल ऐसे अनुकरण वाचन, स्वर वाचन की क्षमता यानी बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास। 2 या 3 छात्रों द्वारा पदखंड का वाचन किया जाएगा। यहाँ पे बच्चों में एक्टिविटी में क्या आएगा, स्टूडेंट एक्टिविटी में, कि बच्चे जो है 2 या 3 बच्चे पदखंड का वाचन करेंगे। शब्दकोश में वृद्धि। अब हमने जो सेकंड पैराग्राफ पढ़ा कविता का दूसरा हिस्सा जो पढ़ा, उसमें जो डिफिकल्ट वर्ड है उनको बताना। इससे क्या होगा, बच्चों को कठिन शब्दों के मीनिंग समझ में आ जाएंगे, बच्चों के लिए अपने कंटेंट को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। छात्राध्यापिका द्वारा पदखंड में आए कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाएंगे। फिर यहाँ छात्र कठिन शब्दों के अर्थ उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, यानी जो भी डिफिकल्ट वर्ड टीचर ने बच्चों को बताया, बच्चे क्या करेंगे, उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे। नोटबुक में लिखने से ये होता है कि आप अपनी सुविधा, अगर मान लीजिए कोई शब्द आप भूल गए तो अपनी कॉपी खोल के आप देख सकते हैं कि इस शब्द का अर्थ क्या टीचर ने क्या बताया था लिखने से। इससे क्या होता है, लिखने की जो प्रैक्टिस होती है वो भी हमारी चलती रहती है। द्वितीय आदर्श वाचन में क्या हो जाएगा, जो हमने सुनना और उसके भाव को, उसके अर्थ को समझने की क्षमता का विकास होगा, हमारी पावर बढ़ेगी सुनने की और समझने की। छात्राध्यापिका द्वारा उचित आरोह अवरोह के साथ, उचित लय गति के साथ एक बार पुनः कविता का वाचन किया जाएगा। अब देखिए, टीचर ने पढ़ाया, 2-3 बार बच्चों ने पढ़ा, टीचर ने डिफिकल्ट वर्ड समझा दिए, और फिर से टीचर ने पढ़ा। जब ये एक ही चीज को हम 4 बार करते तो हर चीज हमें आसानी से समझ में आ जाती है। ये बार-बार पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका, ये इसीलिए किया जाता है कि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें। अब यहाँ पे क्या है, सभी छात्र कविता का भाव ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। जब टीचर ने दोबारा से रिपीट किया डिफिकल्ट वर्ड बताने के बाद, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको ध्यान से सुनते हैं। और सुनने का कारण क्या है कि उस कविता का जो भाव है, जो अर्थ है, जो कवि वह कहना चाह रहा है, उसको सुनकर समझने का प्रयास करते हैं। फिर यहाँ पर है भाव स्पष्टीकरण, यानी जो हमने कविता पढ़ी उसका भाव क्या है। कवि ऋतुराज का कन्यादान कविता में कहना है कि कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का प्रतिहार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा को प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। यहाँ पे क्या है कि जो लड़कियां होती हैं, उनको मानते हुए लड़कियां बहुत ही नाजुक होती, बहुत कमजोर होती हैं, वो किसी भी समस्या को बहुत ही बड़ी समस्या मानते, उसका सामना नहीं कर पाती। तो यहाँ पे क्या कहा कवि ने कि तुम लड़की जैसी हो, पर लड़की के जैसे मत दिखना, यानी तुम लड़की होकर भी लड़की की तरह कमजोर मत बनो, हर समस्या, हर परेशानी का सामना करो। और जो माँ बेटी का संबंध होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। माँ अपनी हर समस्या परेशानी को बेटी को सिखाती है, उसको सिखाती है कि हमें हर परेशानी से कैसे निपटना है, हमें अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है।
और कहते हैं कि भाई एक माँ जो होती है वो अपनी बेटी से हर बातें कर सकती है बजाय बेटे के, तो वो दोनों के जो अंदर का जो प्रेम बहुत ही गहरा संबंध होता है। और बेटी जो अंतिम पूंजी खाते, क्योंकि भाई शादी के बाद लोग बेटियों को कन्यादान कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी माँ ने क्या कहा कि तुम बेशक मेरी बेटी हो, लड़की जैसी, तुम लड़की के जैसा नहीं दिख रही, यानी तुम्हें लड़कियों की तरह हर परेशानी हर समस्या को स्वयं में घुट घुट कर नहीं बर्दाश्त करना है, तुम्हें उसका सामना करना, ये बहुत ही जरूरी है। फिर अब डिफिकल्ट वर्ड जो हमने यहाँ पर आपको बताए, ये शब्दार्थ है। आभास यानी एहसास, बांचना मतलब बताना, धुंधले यानी साफ ना होना, प्रकाश यानी उजाला, झांक कर झुक कर देखना, रीझना यानी गुस्सा करना, सेकने यानी पकाना। ये शब्दार्थ है जो हमने दूसरा पैराग्राफ पढ़ा, उसके डिफिकल्ट वर्ड है। इसके बाद है भाव परीक्षा प्रश्न। अब टीचर ने एक बार पढ़ा, 2-3 बार बच्चों ने पढ़ा, फिर डिफिकल्ट बताया शब्द बताए गए, फिर टीचर फिर से पढ़ा, उसका फिर भाव समझा दिया। अब इतना सब होने के बाद जब हम ये चेक करने के लिए बच्चों ने कितना समझा, कितना समझ पाया, हम कुछ परीक्षा ये करते हैं, भाव परीक्षा प्रश्न करते हैं, भाव समझने की क्षमता का विकास। और हमें बच्चों से उम्मीद करते हैं कि बच्चे जो भाव को अच्छे से समझकर हमें प्रश्नों के जवाब देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, माँ के सबसे निकट कौन होता है? बच्चों ने क्या बताया? बेटी होती है। तो इसी हमें आंसर को, उत्तर को अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देना है। हमारा दूसरा प्रश्न है, बेटी के सबसे निकट कौन होता है? माँ होती है, और हमें इसी शब्द को, उत्तर को यहाँ ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना है। हमारा तीसरा प्रश्न है, माँ और बेटी के बीच कैसा रिश्ता होता है? आत्मीयता का रिश्ता होता है, यानी दोनों के अंदर जो है एकदम अपनापन होता है, दोनों ही अपनी हर सुख दुख अपने आपस में बांट सकते हैं। उनको बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दोनों की आत्माएं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो उनके अंदर जो आत्मीयता का रिश्ता होता है, और यही आंसर में ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देना है। अब हमें बनाने होते हैं सौंदर्य अनुभूति प्रश्न हमारे। अब हमें क्या करना है, जो हमने भाव प्रश्न लिखे उनके उत्तर तो बच्चे बताते हैं और हमें बोर्ड पर लिख देते हैं, लेकिन जो सौंदर्य अनुभूति के प्रश्न होते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ प्रश्न लिखने, तो उसका आंसर नहीं लिखना, तो उसका आंसर कौन लिखता है? बच्चे स्वयं अपनी नोटबुक में लिखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कन्यादान कविता में किसको सीख दी जा रही है? किसको सीख दी जा रही है? बेटी को सीख दी जा रही है। आत्मीयता का रिश्ता किस किस के बीच में है? माँ और बेटी के बीच में है। हमारा तीसरा प्रश्न है, कविता में अंतिम पूंजी किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता क्या दर्शाती? कविता दर्शाती है कि बेशक भाई तुम लड़की हो, लेकिन मैं लड़कियों की तरह कमजोर होकर जीवन में नहीं जीना है, तुम्हें बोल्ड होकर, मजबूत होकर जीना, हर परेशानी हर समस्या का सामना करना है बिना डरे। माँ ने बेटी को किसके जैसा ना दिखने की सीख दी है? माँ ने किसके दी है कि तुम लड़की हो लेकिन लड़की के जैसा तुम्हें नहीं दिखना, ये सीख दी है। अगला प्रश्न हमारा, कोमलता के गौरव में किसका उपहास छिपा है? किसका छिपा है? कमजोरी का। हमारी समाज व्यवस्था स्त्रियों के लिए कैसी, हमारे समाज में कैसी स्त्रियों के लिए ठीक नहीं है। फिर हमारा यहाँ पे अंतिम आदर्श वाचन जो हम अंत में एक बार टीचर करती हैं, छात्रा अध्यापिका द्वारा एक बार पुनः कविता का उचित आरोह अवरोह के साथ वाचन किया जाएगा। अब देखिए कितनी बार हुआ, एक बार टीचर ने पढ़ा, फिर 2-3 बच्चों ने पढ़ा, फिर उसके जो कठिन शब्द थे शब्दार्थ वो बताया गया और बच्चों को लिखवाया गया, फिर से टीचर ने पढ़ा, फिर उसका भाव समझाया, और फिर उसका क्या किया, उसी भाव से जुड़े कुछ प्रश्न पूछे और जिसका बच्चों ने जवाब दिया, और फिर अंत में एक बार फिर से पूरी कविता बच्चों के सामने कविता को फिर से टीचर ने पढ़ा। तो इतनी बार होने के बाद किसी भी कविता का भाव बच्चों को बड़े ही आसानी समझ में आ जाता है। इसके बाद हमारा कक्षा कार्य। अब जो कक्षा कार्य हमें वो इस हिसाब से देना होता है कि 40 मिनट के अंदर हमें अपने लेसन प्लान पढ़ाना भी है, बच्चों से भी पढ़वाना है, उसके डिफिकल्ट वर्ड लिखवाने भी हैं, बच्चों को नोट भी करना है, हमें अपना चार्ट भी दिखाना है, प्रस्तावना प्रश्न भी पूछना है, भाव प्रश्न भी पूछना है। तो इतना सब करने के लिए समय भी तो चाहिए, तो हम अपना जो कक्षा कार्य है वो ऐसा देते हैं थोड़ा आसान, ताकि बच्चे को झट से कर सके, 2 से 3 मिनट के अंदर बच्चे पूरे करें। अब इसमें आप MCQ क्वेश्चन दे सकते हैं, सही गलत दे सकते हैं, सत्य असत्य दे सकते हैं, खालिस्तान दे सकते हैं, ताकि बच्चे से आसानी से कर लें। क्योंकि यहाँ पे आपको समय भी देखना है, समय का भी आपको ख्याल रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या दिया है, सही कथन के आगे सही का और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। माँ बेटी के बीच परायस्ता रिश्ता होता है, ये सही है गलत, किसको लगाना है? ये बच्चों को। तो माँ बेटी के बीच परायस्ता नहीं होता, तो क्या हो जाएगा? गलत। लड़की जैसा ना दिखाई देने में आदर्शीकरण का प्रतिकार है, सही। इसके बाद है हमारा, कविता में कवि ऋतुराज जी की स्त्री जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता में अभिव्यक्त हुई है, बिल्कुल हुई है, सही है ये। कविता में बेटी माँ को सीख दे रही है, माँ दे रही है बेटी नहीं देती, तो क्या हो जाएगा? ये गलत। समाज व्यवस्था में स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए
कर दिए गए हैं, बिल्कुल सही है ये। इसके बाद है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य हम ऐसा देते हैं ताकि जो बच्चों ने सीखा, जो बच्चे समझे, वो उनके माइंड में फिर से एक बार तरोताजा हो जाए, फिर से रिकॉल हो जाए। तो हम बच्चों को दीर्घ उत्तर प्रश्न भी दे सकते हैं। माँ और बेटी के आपसी संबंध पर अपने विचार संक्षेप में व्यक्त कीजिए। एक माँ और बेटी के बीच जो उनका संबंध होता है उसके ऊपर हमारे क्या विचार है, ये लिखने के लिए हमने बच्चों को होमवर्क में दिया है। इसके बाद है हमारा हस्ताक्षर मार्गदर्शिका, हस्ताक्षर निरीक्षक और छात्राध्यापिका। हस्ताक्षर मार्गदर्शिका का अर्थ है कि वो टीचर जिसने आपको लेसन प्लान बनाना सिखाया कि हमें लेसन प्लान कैसे बनाना है, कैसे बच्चों को समझाना है, कैसे में क्या क्या करना है, उस टीचर के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। फिर निरीक्षक, जब आप पढ़ा रहे हैं क्लास में तो टीचर जो आपको चेक कर रहा है, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, उस टीचर के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। और यहाँ पर छात्र अध्यापिका के हस्ताक्षर यानी कि आपके स्वयं के हस्ताक्षर होंगे जिसने ये लेसन प्लान बढ़ाया। तो मुझे उम्मीद है कि जो लेसन प्लान अभी हमने देखा, अभी हमने जाना कि लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं, उसे हमें कैसे पढ़ाना है ताकि बच्चों को आसानी से और समझ में आ सके, बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो, ताकि बच्चों के हर चीज उनका जो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो लेसन प्लान मुझे लगता है आप अच्छे से बहुत ही आसानी से आप समझ गए हैं। तो मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में जिसमें हम आपके लिए और भी लेसन प्लान लेकर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक ज्ञान अभियान को सब्सक्राइब नहीं किया, उसे लाइक नहीं किया, तो सब पहले तो सब्सक्राइब कीजिए। इसका बेनिफिट ये होता है कि जो भी हम नई वीडियोस या कोई भी क्लासेस में डालते हैं आपको पहले पता चल जाती है। और जब आप इसे शेयर कर देते हैं तो आपके वो फ्रेंड्स जो इस पाठ योजना को बनाने के लिए परेशान है, जो बीएड कर सोचे कैसे बनाया जाए कि हमारा प्लान बिल्कुल परफेक्ट हो, सही बने, कोई परेशानी ना हो, उनको बनाने में सुविधा हो जाए, तो उनके लिए भी उनकी ये हेल्प हो जाती है आप पे शेयर करने से। तो देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते हैं एक नए वीडियो में आपके साथ।